गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक आयनों की मौलिक चालकता द्वारा। हमने कल पढ़ा कि किसी भी अपघट्यों की चालकता का मान ज्ञात करना। भी किसी का हम कह सकते हैं कि चालकता। अब चालकता की बात करें तो वो वैद्युत अपघट्य है। क्या है वो? वैद्युत अपघट्य है। ये जो वैद्युत अपघट्य होता है, इनकी चालकता को ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के द्वारा। फिर हमने 2 नंबर क्या कहा? आयनों की मौल चालकता के द्वारा। और तीसरा हमने क्या कहा था? आयनों के अभिगमनांक के द्वारा। किसके द्वारा? आयनों के अभिगमनांक के द्वारा। ठीक है। तो हमने ये कहा कि माना एसिटिक अम्ल की मौल चालकता का मान ज्ञात करना है। किसकी? एसिटिक अम्ल की। तो एसिटिक अम्ल है अपने पास CH। ये हो गया एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मोलर चालकता। तो ये क्या है? ये है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ये क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रबल वैद्युत अपघट्य चाहिए। क्या चाहिए? प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में अपने पास में क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य में अपने पास में है जैसे HCl, NaCl और क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या अपने पास? सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले इन आयनों का क्या होता है? वियोजन होता है। वियोजन का मतलब कि आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर किसी पदार्थ में वियोजन होता है तो उसके आयनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। और आयनों की संख्या में वृद्धि होने पर वो पदार्थ किस प्रकार से आयनों में टूटता है? जैसे अगर हम बात करें तो हमने ये कहा कि लैम्डा इन्फिनेटिव एसिटिक एसिड ये है। अगर इसको हम आयनों में तोड़ते हैं तो लैम्डा इन्फिनेटिव एसीटेट प्लस में क्या आएगा अपने पास? लैम्डा इन्फिनेटिव H+ आयन। ठीक है। इसी प्रकार हमने ये कहा कि आपके पास में क्या है? लैम्डा इन्फिनेटिव क्या है? HCl। अगर इसको हम आयनों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा इन्फिनेटिव H+ और प्लस में क्या आएगा? लैम्डा इन्फिनेटिव Cl-। अगर हमने तोड़ा इसको लैम्डा इन्फिनेटिव सोडियम एसीटेट CH3COO क्या आ जाएगा? Na। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा इन्फिनेटिव एसीटेट CO- प्लस में क्या आएगा? लैम्डा इन्फिनेटिव क्या आएगा? Na+। क्या आ जाएगा? Na+। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार से हम इनको समीकरणों के आधार पर लिखेंगे तो ये अपने पास एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास? एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो अपने पास में प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, ये क्या होता है अपने पास? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों में से हम क्या करते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाता है? एसिटिक अम्ल की क्या आ जाती है? मोलर चालकता आ जाती है। क्या आ जाती है? मोलर चालकता। ठीक है। तो मोलर चालकता के लिए हमने ये कहा कि आपके पास में एसिटिक सोडियम एसीटेट है। ये क्या? ये अपने पास सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट और ये क्या है अपने पास Na। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? Cl नेगेटिव आयन और यहाँ पर क्या होता है? सोडियम Na+ आयन। अगर हम यहाँ से कंपाउंड को देखें तो Na क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अपने पास में यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है? अपने पास बचता है लैम्डा इन्फिनेटिव एसीटेट आयन और प्लस में क्या आता है? लैम्डा इन्फिनेटिव क्या आ जाता है? H+ आयन। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? एसिटिक अम्ल की मौलिक चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने ये पीछे भी पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में, आज हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसको। कहने का मतलब अपने पास में क्या था? एसिटिक एसिड की मौलिक चालकता का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो एसिटिक एसिड के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिया? एसिटिक एसिड को लिया। ये अब क्या कह रहा है कि एसिटिक एसिड होता है वो क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो एसिटिक एसिड के अंदर अब हम क्या लेते हैं? HCl और अपने पास में क्या है? NaCl और अपने पास में क्या है? सोडियम एसीटेट है। क्या है? सोडियम एसीटेट। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे क्या है? सोडियम है और यहाँ पर क्या है? सोडियम है। ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया? Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl। तो Cl से Cl कैंसिल हो जाता है, सोडियम से सोडियम कैंसिल हो जाता है। तो अपने पास में क्या बचता है? एसिटिक एसिड बचता है। इस प्रकार हम वैद्युत अपघट्य के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इनके आयनों की मौलिक चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होती है अपने पास आयनों की मौलिक चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला।
इसका मतलब हम किसी भी कंपाउंड में दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य के द्वारा उस कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं और उसकी मोलरिटी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं या मोलर चालकता का मान निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आए। अपने पास में है विद्युत रसायन, अपने पास में नेक्स्ट है गैल्वेनी सेल या जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें डैनियल सेल की, ये अपने पास डैनियल सेल, ये हो गया अपने पास डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल की बात करें, ठीक है, तो इस सेल को कुछ और अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे इसको गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको डैनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको वोल्टियर सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वोल्टियर सेल। ठीक है, तो इस सेल के बारे में हम बात करें तो इस सेल के द्वारा हम ऊर्जा को क्या कर देते हैं? परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जो ऊर्जाएं होती है आप जानते हैं कि ये जो ऊर्जा कन्वर्ट करता है सेल, वो किस प्रकार से करता है। जैसे अगर हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, वो हमें किसमें चेंज करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, या हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ये हो जाती है अपने पास विद्युत ऊर्जा, ये इसमें चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस सेल को बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। गैलियन सेल हो गया, वोल्टियर सेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेल हो गया। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेलों के विद्युत ऊर्जा के व्यय से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं परिवर्तित होती तो क्या बोलते हैं? असंतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? असंतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, असंतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो जाएगी असंतः परिवर्तित। और कुछ रिएक्शन क्या होती है कि जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा की वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसको क्या बोलते हैं? सवतः प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सवतः प्रक्रम, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक सेल में, रासायनिक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? या वह क्या कहलाता है? सवतः परिवर्तित। क्या कहलाता है? सवतः परिवर्तित कहलाती है। ठीक है, अगर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? असवतः परिवर्तित होता है और ये रासायनिक प्रक्रम चलते हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर हम बात करें तो इसकी खोज गैल्वेनी के द्वारा भी कहा जा सकता है, किसको गैल्वेनी के द्वारा भी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपने पास में आता है इस गैल्वेनिक सेल के द्वारा, इस गैल्वेनिक सेल के द्वारा, तो इस सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए तो हम क्या कहेंगे कि वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? ये डैनियल सेल। और इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो बैटरियां होती है वो क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। किसमें होती है? श्रेणी क्रम में। और इस सेल के द्वारा विभिन्न ऊर्जाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, इस सेल की बात करें ऊर्जा के रूप में तो देखिएगा अगर हम सेल की संरचना की बात करें, सेल की संरचना, सेल की संरचना की बात करें तो देखिए ये अपने पास में सेल है, ये अपने पास में दो बीकर होंगे, देखिए। ठीक है, और इन बीकरों में ये लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड और इनको जोड़ देते हैं लवण सेतु के द्वारा।
यहाँ पर लगे हुए हैं 2 इलेक्ट्रोड, ये लगे हुए हैं 2 इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को यहाँ से जोड़ देते हैं, इसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। ये हो गया अपने पास में एमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो लवण सेतु है या साल्ट ब्रिज है, इसको लवण सेतु कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु, इसमें क्या भरा होता है? KCl, KNO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये क्या होता है? कॉपर इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसमें डूबा रहता है? ये डूबा रहता है कॉपर सल्फेट विलयन में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड किसमें डूबा रहता है? जिंक सल्फेट में। किसमें डूबा रहता है? जिंक ZnSO4। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, ये जो अपने पास में एनोड है, क्या है? एनोड। ये होता है एनोड, और ये क्या होता है? कैथोड। ये होता है कैथोड। कैथोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से क्या बनता है? जिंक आयन, और यहाँ से क्या बनता है? कॉपर। ठीक है, तो ये होती है विद्युत रासायनिक सेल की संरचना। और इस सेल की संरचना की अगर हम बात करें, क्या करें? सेल की संरचना की बात करें। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनी सेल है, क्या है? गैल्वेनी सेल। इस गैल्वेनी सेल के अंदर हम 2 बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 बीकर। ठीक है, उस बीकर के अंदर हम बात करें, तो उस बीकर के अंदर दोनों बीकरों में अलग अलग क्या लगाते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कहा कि डेनियन सेल या गैल्वेनी सेल क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल। क्या पढ़ा? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डेनवली सेल। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या हुआ? विद्युत रासायनिक सेल का मतलब हुआ कि वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, कि वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर 2 प्रोसेस होती है। एक तो होता है स्वतः परिवर्तित, और एक क्या होता है? अस्वतः परिवर्तित। ठीक है, स्वतः परिवर्तित का मतलब क्या हुआ और अस्वतः का मतलब क्या हुआ? अस्वतः का मतलब होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, तो वो तो होता है अस्वतः परिवर्तित। और इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किस बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो कौन सा परिवर्तन होता है? स्वतः परिवर्तित प्रकरण होता है। फिर हमने क्या कहा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक सेल या युक्ति क्या होती है कि वह युक्ति या वह प्रक्रिया जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल की कार्य प्रणाली या इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है। इस सेल की बात करें तो क्या कहते हैं कि सेल की स्ट्रक्चर को देखिए कि हम क्या लेते हैं? 2 बीकर लेते हैं। अपने पास में 2 बीकर हैं। ठीक है, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इसका बना होता है जिंक का और दूसरा किसका बना होता है? कॉपर का। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर देते हैं? डुबो देते हैं। ठीक है, ये दोनों इस विलयन में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है,
दोनों इलेक्ट्रॉनों को एमीटर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों सेलों को जोड़ने के लिए या दोनों बीकरों को जोड़ने के लिए या दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं, जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है तो इस सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो क्या होगा इसका ऑक्सीकरण, भी एक तरफ तो क्या होगा ऑक्सीकरण, और दूसरी तरफ क्या होगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ कि जिंक का यदि ऑक्सीकरण होगा तो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। ठीक है, तो सेल के लिए एक प्रोसेस होती है, सेल के लिए एक हम कह सकते हैं कि सूत्र होता है कि सेल का फॉर्मूला क्या है, देखिए कि कहने का मतलब इसको हम याद रखेंगे LOAN के द्वारा, लोन की फुल फॉर्म्स के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। देखिए एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, क्या होता है, लेफ्ट, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण बाई तरफ, और ए का मतलब क्या हो गया, एनोड, और एन का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब कि जिसके ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होता है, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर हम बात करते हैं किसके ऊपर, सेकंड, देखिए राइट साइड में आ जाते हैं, वो क्या होता है, CC, और क्या होता है RCC, और क्या आ जाएगा P। RCCP का मतलब क्या है, R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब होता है राइट साइड, और C का मतलब क्या होता है, देखिए राइट साइड, और आर का मतलब रिडक्शन, सी का मतलब कैथोड, पी का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो RRCP का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में हो जाएगा और उसका अपचयन होगा और वो कैथोड होगा और उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ से अगर हम बात करें तो जिसमें ऑक्सीकरण होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है ये, कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन जिंक से कहाँ जाता है, कॉपर की ओर। और इसमें धारा का कहाँ होता है, धारा का प्रवाह होता है कॉपर से कहाँ होता है, जिंक की ओर। कॉपर से कहाँ होता है, जिंक की ओर। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, ऑक्सीकरण हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो रहा है, धारा कॉपर से कहाँ रही है, जिंक की ओर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, जिंक से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, बीच में क्या होता है, लवण सेतु। लवण सेतु दोनों सेलों का संयोजन करता है, लवण सेतु है, यहाँ पर इसमें रुई की डाट लगी होती है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वह कैसा होता है, उदासीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो विभिन्न प्रकार की प्रोसेस हो जाती है, तो कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सेल की संरचना। अब सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा वो देखिए आगे। मिटा देता हूँ मैं इसको, अब इसको मिटा देते देखिए। अब इसने ये कहा कि जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या आएगा, जिंक पर प्लस का 2, और प्लस में क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस पे हो जाएगा, एनोड पर। ये किसकी होगी, प्रोसेस एनोड पर। अब बात करते हैं अपने पास में क्या है, रिडक्शन। क्या अपने पास, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वो क्या बना लेगा, कॉपर। ये प्रोसेस कहाँ होती है, कैथोड पर। कहाँ होती है, कैथोड पर। अगर ये क्या कहता है कि सेल की प्रोसेस क्या हो जाएगी, या सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, या सेल की संपूर्ण रिएक्शन क्या होती है,
तो सेल की संपूर्ण रिएक्शन की बात करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ गया जिंक और अपने पास में क्या है कॉपर आयन। ये आ गया बीच में लवण सेतु। ये डबल आयन किसको दर्शाती है, लवण सेतु को। तो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा कॉपर और अपने पास में क्या आएगा जिंक आयन। ठीक है, तो ये हो जाएगी सेल की संपूर्ण रिएक्शन। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि सेल की संपूर्ण रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो देखिए ये जो रेखा है वो जिंक और जिंक आयन को पृथक्करण करने के लिए होती है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक और क्या आ जाएगा जिंक आयन लवण सेतु, अपने पास में क्या आएगा कॉपर आयन और क्या होगा कॉपर। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, फिर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इनका जो सेल है वो क्या बीच में क्या जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं लवण सेतु। और जिंक आयन को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं, सीधी रेखा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिंगल लाइन कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है जिंक इलेक्ट्रोड व जिंक आयन को क्या कर देती है, अलग अलग करती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक और क्या आएगा जिंक सल्फेट लवण सेतु क्या आ जाएगा कॉपर सल्फेट और क्या आ जाएगा कॉपर। फिर हम ये लिखेंगे कि सेल के अंदर संपूर्ण रिएक्शन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर ये संपूर्ण रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि लवण सेतु है, क्या है लवण सेतु। तो लवण सेतु का रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भाग नहीं होता। लवण सेतु के क्या कार्य है देखिए। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है लवण सेतु के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के कार्य, नेक्स्ट टॉपिक है लवण सेतु के कार्य। तो लवण सेतु का पहला कार्य क्या होता है, लवण सेतु का पहला कार्य है कि यह लवण सेतु दोनों सेलों को संयोजित करता है, दोनों सेलों को संयोजित करता है। क्या करता है, दोनों सेलों को संयोजित करता है। यानी लवण सेतु का पहला कार्य क्या है कि दोनों सेलों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है कि यह सेल में निरंतर धारा प्रवाह करता है, निरंतर धारा प्रवाह करता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि सेल की केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, सेल की केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो कहने का मतलब यह सेल की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेल पद्धतियां चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो सेल आरेख क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अपने पास सबसे पहले ये है लवण सेतु के कार्य है। तो लवण सेतु है दोनों सेलों को संयोजित करने का काम करता है या उसको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि यह सेल निरंतर धारा का प्रवाह करता रहता है। ठीक है, ये सेल के रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास में लवण सेतु के कार्य। अब पढ़ेंगे सेल आरेख। ठीक है, सेल आरेख का मतलब सेल के अंदर काम आने वाली चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल आरेख। नेक्स्ट टॉपिक है सेल आरेख। सेल आरेख देखिए सबसे पहले क्या है टॉपिक 1 नंबर, सेल आरेख क्या चीज है। ठीक है, तो सेल आरेख में क्या है कि जब धातु इलेक्ट्रॉन को पर लिखते हैं जबकि क्रियाशील पदार्थों का अपघट्य के को मध्य में रखा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को सिरों पर और विद्युत अपघट्य को लिखा जाता है। विद्युत अपघट्य जैसे जिंक
जिंक सल्फेट, लवण सेतु कॉपर सल्फेट और क्या आएगा कॉपर। यहाँ से क्या बन जाएगा जिंक आयन और क्या बनेगा जिंक, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा कॉपर आयन और इसे क्या बन जाएगा कॉपर, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोडों को लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि जिंक आयन व जिंक इलेक्ट्रोड व जिंक आयन को अलग करने के लिए एक सीधी रेखा का उपयोग किया जाता है। कैसे, देखिए अगर हमने लिखा जिंक आयन, ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट, या हम कह सकते हैं कि जिंक और जिंक आयन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या कॉपर आयन और कॉपर को लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 2 नंबर कि कॉपर आयन व कॉपर को या जिंक आयन व जिंक इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों सेलों को अलग अलग करने के लिए बीच में लवण सेतु को 2 समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे लवण सेतु, जैसे लवण सेतु, तो लवण सेतु में क्या आएगा अपने पास, क्या आ जाएगा जिंक आयन और क्या आ जाएगा जिंक, क्या आएगा जिंक और क्या आएगा जिंक आयन, ये दोनों लवण सेतु, और कॉपर आयन और क्या आ जाएगा कॉपर। तो बीच में ये समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा किसको प्रेजेंट करती है, लवण सेतु को प्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड है, क्या है इलेक्ट्रोड, जो लेफ्ट साइड में होता है, क्या होता है लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन और राइट साइड में क्या होता है रिडक्शन, राइट साइड में क्या होता है रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेल को रखा जाता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होता है उसके ऊपर क्या होता है एनोड होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है एनोड और एनोड पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। जो राइट साइड में होता है उसके ऊपर क्या होता है कैथोड, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है सेल आरेख, और सेल आरेख के द्वारा संपूर्ण रिएक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये था विद्युत रासायनिक सेल व उसकी क्रियाविधि और लवण सेतु के कार्य, और नेक्स्ट था सेल आरेख या उसकी चिन्ह परिपाटी को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।